आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नई यूनिट जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं पादपों की कार्यकी, यानी कि पादप शरीर विज्ञान। अब देखो प्लांट फिजियोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर में जो दिया गया है वो प्लांट की जितनी भी जैविक क्रियाएँ होती हैं। जैविक क्रियाओं का मतलब है प्लांट सांस कैसे लेते हैं, ये खाना कैसे बनाते हैं, इनमें गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, यानी कि जितनी भी जैविक क्रिया मनुष्य में होती है उसी तरह प्लांट में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब के बारे में हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी टॉपिक हैं हर एक टॉपिक से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं और आगे के आने के चांसेस भी 100% श्योर है। ठीक है, तो याद रखिएगा TGT, PGT, KVS या फिर एनवीएस आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो टीचिंग एग्जाम है और जो नॉन टीचिंग एग्जाम है वहाँ पर भी प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे इनके फादर कौन है, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में सबसे पहले स्टडी की थी स्टीफन हेल्स ने। किसने की थी? स्टीफन हेल्स ने की थी। और स्टीफन हेल्स जो है यही प्लांट फिजियोलॉजी के फादर हैं। हिंदी में इनका नाम ऐसे लिखा जाता है स्टीफन हेल्स। ठीक है, वैसे साइंटिस्ट का नेम हिंदी और इंग्लिश सबका सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत नाम के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है ट्रांसपायरेशन। हम सबसे पहले आपको पढ़ाने वाले हैं ट्रांसपायरेशन के बारे में। तो आज हम स्टडी करेंगे ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो देखिए बात करेंगे ट्रांसपायरेशन की। देखिए ट्रांसपायरेशन होता क्या है। पौधों में क्या होता है, पानी रूट के माध्यम से एब्जॉर्ब किया जाता है। रूट में रूट हेयर पाई जाती है, वो पानी क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है मिट्टी से। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर पाया जाता है जाइलम टिश्यू। ठीक है, जाइलम टिश्यू सबने नाम सुना होगा, इसको हिंदी में भी जाइलम ही कहते हैं। इस टिश्यू का मेन काम होता है पानी को रूट से यानी कि रूट्स यानी जड़ों से लेकर के प्लांट के जिस भी भाग में पानी की आवश्यकता होती है वहाँ पर पानी को पहुँचा देना। ठीक है, ये क्या करेगा, जाइलम टिश्यू पानी को ले जाकर के पत्तियों तक, स्टेम तक, जहाँ भी नीड होगी पानी की वहाँ पर उसको पहुँचा देगा। ठीक, अब पानी वहाँ पहुँच गया तो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, सूर्य निकलता है, सनलाइट आती है, तो जाहिर सी बात है जो पानी है इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो ये भी किसके फॉर्म में चेंज होगा, वेपर के फॉर्म में चेंज होगा। और जब वेपर के फॉर्म में चेंज होगा तो जाहिर सी बात ही क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो पानी का वेपर के फॉर्म में चेंज होकर के पौधों से उड़ जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अभी ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती कैसे है, क्योंकि पानी जब हम लोग भगोने में बर्तन में उबालते हैं तो हमको ट्रांसपायरेशन यानी कि जो वेपराइजेशन की प्रोसेस होती है वो साफ साफ दिखती है, वेपर कैसे उड़ते हैं वो दिखता है। लेकिन पौधों में ये प्रोसेस हमको दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो ये प्रोसेस होती है ट्रांसपायरेशन की वो स्टोमेटा के द्वारा होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लांट के सारे भाग जो होते हैं वो ट्रांसपायरेशन नहीं करते हैं। ट्रांसपायरेशन जो होते हैं वो लीव्स करती हैं और स्टेम करती हैं, क्योंकि पत्तियों में और तने में ही स्टोमेटा पाए जाते हैं। तने में स्टोमेटा की संख्या बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन पत्तियों में ही क्या होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा क्या छिद्र होता है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में होते हैं, जहाँ पे रोए निकले होते हैं वहाँ छिद्र होते हैं, तभी हमारे बॉडी से क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है। वैसे पत्तियों में भी क्या छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं स्टोमेटा। हिंदी में इसको कहते हैं रंध्र। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो पानी क्या होता है, भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है स्टोमेटा की सहायता से, इसी को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। पहला पॉइंट है लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, यानी कि पानी का स्टोमेटा के द्वारा भाप के रूप में ऊपर उड़ना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपायरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। ट्रांसपायरेशन कैसी प्रोसेस है, फिजिकल। अब फिजिकल का मतलब क्या होता है, अगर हमें कोई नया प्रोडक्ट ना मिले या फिर अगर किसी अभिक्रिया को हम रिवर्स यानी कि पुरानी अवस्था में फिर से लें तो वही होती है फिजिकल प्रोसेस। अब आपको पता है ट्रांसपायरेशन में क्या हुआ है, जो पानी जो पत्तियों में पानी था, ठीक है, यहाँ पर जो भी पानी था वो क्या हो गया, भाप बन करके ऊपर उड़ गया। ठीक है, कुछ टाइम बाद वो जो पानी ऊपर जाएगा तो वहाँ क्या बनेगा, बादल बन जाएगा। अब यही बादल क्या होगा, बाद में पानी बन के फिर से नीचे आ जाएगा और फिर से क्या होगा, रूट के थ्रू फिर से पत्तियों में पानी पहुँच जाएगा। ठीक है, तो क्या वो ले देकर का पानी जहाँ गया फिर वापस वहीं पर आ गया, तो इसलिए इसको कहते हैं फिजिकल प्रोसेस। तो ट्रांसपायरेशन कैसी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नया प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा है, पानी किस में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, बट है तो H2 के फॉर्म में ही ना। नेक्स्ट है ट्रांसपायरेशन इज अकर्स इन लीव्स एंड स्टेम। ट्रांसपायरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, सिर्फ पत्तियों से और स्टेम से होती है। ध्यान रखिएगा, जो पौधे होते हैं उनके फ्लावर हो गया या उनका रूट हो गया वहाँ से ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस नहीं होती है, ये चीज़ बिल्कुल भी भूलिएगा मत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टोमेटा नहीं पाए जाते। स्टोमेटा जहाँ पाए जाएंगे ट्रांसपायरेशन भी वहीं पर सिर्फ होगा। ठीक है, जिन पौधों के स्टेम में स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट होंगे वहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपायरेशन नहीं होगा। बट हाँ कुछ केसेस में होता है, क्यों होता है वो आगे हम बात करने वाले हैं।
ध्यान से उसको देखिएगा। अब बात करेंगे ट्रांसपरेशन के टाइप्स की, कि ट्रांसपरेशन जो होता है यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस जो होती है वो कितने तरह की होती है। तो ये 3 तरह की होती है। पहला है स्टोमेटल ट्रांसपरेशन, दूसरा है क्यूटिकुलर, तीसरा है लेंटिकुलर। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, बस ट्रांसपरेशन का हिंदी में मतलब क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो स्टोमेटल से लगी रहा किसका नाम क्या होगा, स्टोमेटा, यानी कि जिसमें ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के द्वारा होगा वो होता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, और जिनमें क्यूटिकल के द्वारा होता है वो होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, एंड जिनमें लेंटिकल के द्वारा होता है वो होता है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब थोड़ा सा इसका डिटेल जान लेते हैं हम। तो पहले जानेंगे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या होता है। लॉस ऑफ वाटर, डबल एस यहाँ पे होगा, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, यानी कि अगर पौधों के पानी का लॉस स्टोमेटा के द्वारा होता है तो उसको कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ये जो ट्रांसपायरेशन होता है पौधों में लगभग 80 से 90% जो ट्रांसपायरेशन होता है वो इसी प्रोसेस से होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि पौधों का जो ट्रांसपायरेशन होता है 80 से 90% ट्रांसपायरेशन वो स्टोमेटा के द्वारा ही होता है, बाकी जो होता है वो इन दोनों प्रोसेस से होता है। ठीक, अकर्स थ्रू दिस प्रोसेस, दिस इज अकर ड्यूरिंग द डे टाइम। और सबसे मेन चीज़ ये होती है कि स्टोमेटा के द्वारा जो ट्रांसपायरेशन होता है वो सिर्फ डे यानी कि दिन के समय ही होता है, क्योंकि दिन के समय ही उनमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है और उसी दौरान क्या होता है उसमें शुगर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब कैसे दिन में होता है, जब अभी मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि स्टोमेटा के द्वारा जो ट्रांसपायरेशन होता है वो रात में क्यों नहीं होता, दिन में ही क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि दिन के टाइम में ही क्या होता है स्टोमेटा ओपन होते हैं, रात के टाइम स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, बट मैं मैकेनिज्म में और अच्छे से क्लियर कर दूंगी इस चीज़ को। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। हाँ, फिर डायग्राम चलो समझा देते हैं आपको एक बार हम। ये देखो पत्ती है, पत्ती सबको दिख रही होगी। पत्ती जो होती है एक बार मैं बता देती हूँ उसका सरफेस जो होते हैं। पत्ती के 2 सरफेस होते हैं, एक तो ऊपर जो चिकना वाला सरफेस होता है इसको बोलते हैं वेंट्रल, ये क्या होता है, ये वेंट्रल वाला पार्ट होता है। ठीक है, और जो नीचे थोड़ा जिसपे क्या होता है थोड़ा खुरदुरा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं डॉर्सल पार्ट। ठीक है, सेम जैसे हमारा हाथ होता है, हाथ की जो हथेलियाँ होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, वो वेंट्रल वाली पार्ट होती हैं, और हथेली के जो पीछे वाला भाग होता है जहाँ पर हमें नेल्स पाए जाते हैं वो वाला हाथ का भाग उसको कहते हैं डॉर्सल भाग। सेम पत्तियों में भी ऐसे होता है, डॉर्सल होता है, वेंट्रल होता है। ठीक है, अगर पत्तियों को हम देखें तो पत्तियों को जो वेंट्रल वाला भाग होता है वो ऊपर होता है, ऐसे पौधों में क्या पत्तियाँ निकलती है ना ऐसे, तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है थोड़ा चिकना होता है, ये वेंट्रल होता है, और नीचे थोड़ा लाइनिंग जो होती है टच करने पर समझ में आती है कि हाँ यहाँ से क्या है वेंस निकली हुई है पत्तियों में, तो वो जो होता है डॉर्सल वाला भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लीफ की सेक्शन कटिंग करी गई है तो सेक्शन कटिंग करने के बाद माइक्रोस्कोप में ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, पत्तियों के अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देने वाला ऊपर से, ये पत्ती का ऊपर वाला सरफेस है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। ध्यान रखिएगा सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो होती है क्यूटिकल, और उसके जस्ट नीचे होती है एपिडर्मिस। ठीक है, क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस की जितनी भी सेल्स होती हैं सब कैसी होती है, लिविंग होती हैं। ठीक है, हमने ये सब बातें पढ़ ली रखी हैं, आप जाकर के प्रीवियस वीडियो देखेंगे समझ में आपको आ जाएगा। तो एपिडर्मिस की जितनी भी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। सबसे मेन चीज़ याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखना कि स्टोमेटा जो होते हैं ये इसी एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये तो आ गया आपका वेंट्रल वाला पार्ट। ठीक है, वेंट्रल मतलब होता है ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, ये अपर एपिडर्मिस है, क्या है, अपर एपिडर्मिस है, क्योंकि जो वेंट्रल वाले पार्ट के ऊपर लेयर होती है एपिडर्मिस की वो अपर एपिडर्मिस होती है, और जो डॉर्सल साइड होती है उसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, याद रखिएगा पत्तियां होती हैं ऐसे, अब इसके ऊपर जो एपिडर्मिस पाया जाएगा वो कैसा होगा, वो होगा अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे वाले इसके पीछे वाले भाग में एपिडर्मिस होगा उसको बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो जो स्टोमेटा होते हैं दोनों ही भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मोनोकॉट और डाइकॉट की अगर बात आती है तो जो मोनोकॉट प्लांट होता है, ठीक है, मोनोकॉट का मतलब क्या होता है, ऐसे पौधे जिनके बीज में क्या हो, एक ही पत्र हो। जैसे मक्का, मक्के का अगर हम बीज देखें तो उसको हम क्या 2 टुकड़े उसके होते नहीं, अगर उसके दाने को छीलें तो उसमें 2 टुकड़े नहीं हुए, एक ही टुकड़ा आपको देखने को मिले। गेहूँ, क्या गेहूँ को छीलने के बाद उसको 2 टुकड़े आपको देखने को मिलते नहीं मिलेंगे। चावल का 2 टुकड़ा होता था बीज में नहीं, तो जिसके बीज में 2 टुकड़े नहीं होते सिर्फ एक ही टुकड़ा होता वो होते मोनोकॉट प्लांट। जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, ये सब मोनोकॉट प्लांट होते हैं। तो इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनकी पत्तियों के ऊपरी भाग यानी कि वेंट्रल साइड में और निचले भाग यानी कि डॉर्सल साइड, दोनों साइड में जो एपिडर्मिस पाए जाते हैं, वेंट्रल में होता है अपर एपिडर्मिस और डॉर्सल साइड में होता है लोअर एपिडर्मिस। दोनों ही एपिडर्मिस पे स्टोमेटा की संख्या समान होती है और दोनों ही सरफेस पे क्या होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक, ये तो बात होगी मोनोकॉट की।
अब बात करेंगे डाइकॉट प्लांट की। अब डाइकॉट क्या होते हैं? डाइकॉट ऐसे प्लांट होते हैं जिनके बीच में दो पत्र पाए जाते हैं। जैसे चना हो गया, अगर चने की दाल को अगर छीलें आप तो क्या उसमें दो दाने निकलेंगे ना। मटर के छिलके को अब छीलिए तो क्या होगा? अंदर से दो दाने निकलेंगे। मतलब दाने का मतलब यहाँ पर है बिना काटे उसको अपने आप ही उसमें दो दाने हो जाएं। आम है, अगर आम की मतलब जो बीज होता है उसको अलग करिए तो उसके बीज भी क्या होते हैं? दो अलग बीज हो जाते हैं, एकदम सेपरेट हो जाते हैं। तो जिन पौधों के बीज में क्या हो, दो पत्र यानी कि दो दाने अलग अलग हो जाए बिना हमारे कट किए, तो वो होते हैं डाइकॉट प्लांट। और डाइकॉट प्लांट की जो लीव्स होती है उनमें भी क्या होते हैं? अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों जगह क्या होते हैं? स्टोमेटा पाए तो जाते हैं, लेकिन जो संख्या होती है स्टोमेटा की वो डिफरेंट होती है, वेरिएबल होती है। अपर एपिडर्मिस जो होते हैं यहाँ पर स्टोमेटा की संख्या क्या होगी? कम होती है, लेकिन लोअर एपिडर्मिस की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ये सबसे मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हमने बात कर ली। एपिडर्मिस में स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमने ये भी बात कर ली। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो होता है इसमें जो लॉस होता है वाटर का वो लेंटिकल्स के द्वारा होता है। अब लेंटिकल्स क्या होते हैं? लेंटिकल्स जो होते हैं वो स्टेम के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर आपको ये डायग्राम मैंने इसलिए लिया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो दिख रहा, ये जो आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पर लाइनिंग टाइप का दिख रहा है, ये सब क्या लेंटिकल्स हैं। ठीक है, इन्हीं ये क्या होता है? इनके द्वारा जब ट्रांसपायरेशन होता है जिन पौधों में उनको बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब ये मत सोचिए कि जिनमें पत्तियों के द्वारा ट्रांसपायरेशन हो रहा है या स्टोमेटा के द्वारा हो रहा है उनमें लेंटिकल्स के द्वारा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर उनके पौधों में लेंटिकल सिस्टम में है तो अगर वहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट है तो वहाँ पर क्या होगा? सॉरी, स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट होते, लेंटिकल्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? लेंटिकल के द्वारा स्टोमेट वो ट्रांसपायरेशन तो होगा ही होगा, साथ में जो पत्तियों में स्टोमेटा होता है उसके द्वारा भी ट्रांसपायरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, बट जो लेंटिकल्स के द्वारा मतलब ट्रांसपायरेशन होता है बहुत कम होता है, 0.1% के आसपास होता है। ठीक है, इतना देखने को मिलता है। दिस इज अकर थ्रू आउट द डे एंड नाइट। बट एक अच्छी चीज़ इसमें क्या है कि लेंटिकुलर जो ट्रांसपायरेशन है वो दिन और रात दोनों में देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि दिन के टाइम भी होता है, रात के टाइम भी होता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कि सूर्य के प्रकाश में ही लेंटिकुलर जो होंगे वो ओपन होंगे या क्लोज होंगे, इसलिए इसमें क्या होता है? दोनों टाइम पे ही होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपायरेशन जो होता है वो सिर्फ दिन में होता है, क्योंकि स्टोमेटा दिन में ओपन होते हैं और रात में क्लोज हो जाते हैं। बट जो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है वो दिन और रात दोनों के टाइम होता है। ठीक है, चलिए बात करते थर्ड की, जो कि है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? जब वाटर का लॉस क्यूटिकल्स के द्वारा होता है। क्यूटिकल क्या होते हैं? अभी मैं डायग्राम में आपको समझा रही हूँ। फिर इसमें क्या होता है? क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो होता है वो टोटल ट्रांसपायरेशन का 5 से 10% होता है। ठीक है, यानी कि पौधों में लगभग 5 to 10% ट्रांसपायरेशन जो होता है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन के द्वारा होता है, और ये प्रोसेस भी दिन और रात दोनों में चलती है। ठीक, तो याद रखिए कि सिर्फ स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन जो है वही सिर्फ दिन में होता है, बाकी जितने भी ट्रांसपायरेशन हो चाहे वो लेंटिकुलर हो चाहे वो क्यूटिकुलर हो वो दिन में भी होता है और रात में भी होता है। ठीक है, चलिए मैंने उसी डायग्राम को फिर से लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्यूटिकल का आपको क्लियर दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। अभी लीव्स है, लीव्स के ऊपर जो आपको ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये सबसे ऊपर वाली वेंट्रल वाला जो पार्ट है इस पर सबसे ऊपर की जो लेयर होती है एपिडर्मिस के वही ऊपर होती है, वो होती है क्यूटिकल, बहुत पतली लेयर होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। क्यूटिकल में क्या होता है? स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। और ये जो एपिडर्मिस होती है यहाँ पर स्टोमेटा होते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एपिडर्मिस में जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये भी एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। बट जो स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल होती है वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। बट जो एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, और क्यूटिकल में भी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो सबसे ऊपर की जो क्यूटिकल लेयर है एपिडर्मिस के भी ऊपर पाई जाती है, जो ये लेयर, इसके द्वारा भी क्या होता है? ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। ठीक है, 5 to 10%। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम स्टोमेटा के बारे में, क्योंकि सबसे मेन स्टोमेटा ही है, क्योंकि इसी के द्वारा ट्रांसपायरेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है और यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स, यानी कि जो स्टोमेटा होती है वो लीव्स के सरफेस पे, सरफेस का मतलब है जो लीफ होती, पत्ती होती है, इसके ऊपर की जो सतह होती है सबसे ऊपर लेयर, और इसके पीछे की जो सतह होती है यानी कि डॉर्सल साइड, वहाँ पर क्या होते हैं? रंध्र यानी कि स्टोमेटा पाए जाते हैं और स्टेम की सतह पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, सभी स्टेम में नहीं पाए जाते, कुछ स्टेम में पाए जाते हैं और बहुत कम संख्या में स्टोमेटा होते हैं स्टेम में, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कंपेयर टू लीव्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मिस लेयर ऑफ लीव्स एंड सम स्टेम्स। जो स्टोमेटा होती है पाई तो जाती है प्लांट की सरफेस पे यानी कि लीव्स के सरफेस पे पाई जाती है, लेकिन कहाँ पाई जाती है? एपिडर्मिस लेयर पे पाई जाती है।
ठीक है, स्टेम के भी और लीव्स के भी। इन मोनोकोटिलेडन प्लांट स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ एपिडर्मिस दैट इज लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस। स्टोमेटा यूक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, जो कि हम बात कर चुके हैं, फिर से वही चीज़ रिवीजन हो गया हमारे। चलिए कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, मोनोकॉट का मतलब क्या है, जिनके बीज एक पत्र के हों, ठीक है, यानी कि जिसके दो पत्र ना हो बीजों में, उसको बोलते हैं मोनो, क्योंकि मोनो का मतलब ही होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, यानी कि जिसमें एक बीज पत्र हो, ठीक है, जिसके दो बीज अलग अलग ना हो, वो होते हैं मोनोकॉट। जैसे मक्का हो गया, और क्या हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, जई हो गया, एंड गन्ना हो गया। ये सब कैसे होते हैं, मोनोकॉट। आलू भी आता है इसमें, ठीक है, तो ये सब कैसे होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। इनका जो अपर एपिडर्मिस होता है, यानी कि अपर एपिडर्मिस का मतलब है जो वेंट्रल साइड पे एपिडर्मिस होते हैं, और लोअर एपिडर्मिस का मतलब होता है जो डॉर्सल साइड पे होते हैं। इन दोनों जगह पर क्या होते हैं, इन दोनों एपिडर्मिस पे ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमेटा की संख्या जो होती है दोनों एपिडर्मिस में क्या होती है, इक्वल होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको याद रहेगा कि मोनोकॉट के अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा पाए तो जाते हैं, लेकिन इक्वल नंबर में पाए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा मोनोकॉट के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, अलग से कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब बात करेंगे एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट्स स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली ऑन अपर एपिडर्मिस। अब देखो एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट का मतलब है ऐसे देखो आपने देखा कमल का पत्ता देखा होगा, ये तो मूवी में देखा हो या फिर आपने फोटो में देखा हो, या आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, तो उनके पत्ते क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं और पानी में से तैरते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर का पार्ट है, ये क्या कौन सा पार्ट है, ये वेंट्रल वाला पार्ट, ये जो होता है ये पानी के ऊपर होता है, लेकिन जो डॉर्सल पार्ट होता है पानी के नीचे होता है, ठीक है। तो लोअर एपिडर्मिस जो होता है वो पानी के नीचे होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वहाँ से स्टोमेटा में ट्रांसपायरेशन तो होने का कोई चांस ही नहीं है। तो जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके जो अपर एपिडर्मिस होता है वहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये बात भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जो एक्वेटिक प्लांट में, और सारे एक्वेटिक प्लांट नहीं, जो फ्लोट करते हैं यानी पानी में जो तैरने वाले प्लांट होते हैं, यानी कि जिनका क्या हो, अपर एपिडर्मिस ऊपर हो, पानी की सतह पर हो, उनमें क्या होते हैं, स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, बट लोअर में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इन सबमर्ज्ड प्लांट्स स्टोमेटा इज एब्सेंट और नॉन फंक्शनल। अब सबमर्ज्ड का मतलब ऐसा हो, ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर डूबे होते हैं, यानी कि पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब वो पानी के अंदर है तो जाहिर सी उनकी जो पत्ती है उसका डॉर्सल पार्ट और उसका वेंट्रल पार्ट सब कुछ पानी के अंदर ही है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स में जो होता है ट्रांसपरेशन की प्रोसेस नहीं देखने को मिलती है, इसी वजह से इनमें स्टोमेटा भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बट अगर स्टोमेटा प्रेजेंट भी होंगे तो वो कैसे होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे, यानी कि उनमें उसके कार्य कुछ भी नहीं होगा, यानी कि वो स्टोमेटा जो होंगे वो ट्रांसपरेशन की प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा सबमर्ज प्लांट में और एक्वेटिक में। एक्वेटिक का मतलब यहाँ फ्लोटिंग प्लांट से है जो तैरते हैं, और सबमर्ज का मतलब क्या है, जो पानी के अंदर डूबे होते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डाइकॉट प्लांट्स स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली लोअर एपिडर्मिस और इन सम प्लांट्स स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ एपिडर्मिस बट लोअर एपिडर्मिस हैज मोर स्टोमेटा देन अपर एपिडर्मिस। अब बात करता है डाइकोटिलेडन्स की। डाइकोटिलेडन्स का मतलब यहाँ पर ऐसे बीज, ऐसे मतलब प्लांट्स जिनके बीज क्या हो, दो पत्रों में डिवाइड हो, जैसे मक्का, चना, अरहर, इनके क्या होते हैं, बीजों में दो दाने अलग अलग होते हैं, तो ये डाइकॉट प्लांट्स होते हैं। इनमें जो स्टोमेटा होता है मोस्टली अगर देखें प्लांट में तो सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में ही पाया जाता है। लोअर एपिडर्मिस का मतलब है डॉर्सल भाग, ठीक है, जिसको टच करने पर क्या उसके वेन्स पता कर चलती पत्तियों की, खुरदरा होता है स्ट्रक्चर जो नीचे होता पत्ती के, उसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा पाए जाते हैं। बट कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके लोअर और अपर दोनों एपिडर्मिस में क्या होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम संख्या की बात करें तो जो स्टोमेटा की संख्या होती है वो लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा होती है कंपेयर टू अपर के, ठीक है। अपर एपिडर्मिस में संख्या जो होती है स्टोमेटा की बहुत कम होती है, लेकिन लोअर में ज़्यादा होती है, ठीक है। और मोनोकॉट में हमने क्या पढ़ा था, दोनों जगह पर इक्वल नंबर में होते हैं। चलिए हो गया। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की, यानी कि जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ, फिर मैं थ्योरी पे आती हूँ। अब ये डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये जो आपको स्टोमेटा दिख रहा है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो स्टोमेटा होता है ना, हमको अपनी आंखों से ये चीज़ नहीं दिखाई देगा, ये हमको माइक्रोस्कोप में देखने पर ही दिखाई देगा क्लियर, ठीक है। तो जब माइक्रोस्कोप की एपिडर्मिस लेयर देखी जाती है तो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो आपको ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये किस शेप का है, ये बीन शेप है। बीन का मतलब होता है सेम का जो बीज होता है, किडनी जिस शेप की होती है, डंबल जो उठाते हैं लोग ना, बॉक्सिंग जो करते हैं वो उठाते हैं, जो जिम वगैरह करते हैं उसे डंबल कहते हैं, या फिर काजू देख लेते तो इसी शेप का होता है, ठीक है। तो ये जो शेप दिख रहा है आपको,
जो डंबल शेप का दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं? ये होती हैं गार्ड सेल। इसी गार्ड सेल के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये सब क्या दिख रहा है? हरे हरे, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और ये सिंगल क्या आपको यहाँ पर भी क्या है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो गार्ड सेल यानी कि स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल होती है वो बेन शेप की होती है और 2 की संख्या में होती है। एक ये है, दूसरी ये, पेयर में होती है, ठीक है। और दोनों गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये क्या है? ये वैक्यूल्स है। याद रखिएगा क्या होते हैं? ये वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स भी पाया जाता है, ठीक है। अब क्या बात करनी है इसके बारे में? इसके बारे में ये देखना है कि जो गार्ड सेल होती है इसके बाहर जो वॉल होती है, हमको इसके बारे में जानना है। तो गार्ड सेल के बाहर जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन, यानी कि पतली वॉल होती है, ठीक है। गार्ड सेल की आउटर वॉल कैसी होती है? थिन होती, पतली होती है। बट जो अंदर की वॉल होती है यानी कि इनर वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो गार्ड सेल की इनर वॉल होती है कैसी होती है? वो थिक होती है। बट बाहर की वॉल कैसी होती है? थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। ये बात हमने कर ली। अब ये बात करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं गार्ड सेल के बाहर, ये होते हैं एसेसरी सेल्स। क्या होती हैं? एसेसरी सेल्स होती हैं। एसेसरी सेल्स होती हैं यानी कि सहायक कोशिकाएं होती हैं, जिसको एपिडर्मल सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये गार्ड सेल क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं, यानी कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इसको कहते हैं एसेसरी सेल या फिर सहायक कोशिका कहते हैं। और बीच में जब आपको पोर दिख रहा होता है, ये होता है स्टोमेटल पोर। ये जब ओपन होता है तो क्या होता है? इसी की तरह क्या होता है? वाटर बाहर जाता है वेपर के फॉर्म में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब थ्योरी में थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, स्टोमेटा आर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड समटाइम्स स्टेम। यानी कि जो स्टोमेटा होता है वो क्या होता है? पत्तियों के एपिडर्मिस वाले भाग में पाया जाता है और कुछ स्टेम के भी एपिडर्मिस में पाया जाता है। इन स्टोमेटा अ माइन्यूट पोर इज प्रेजेंट कॉल्ड स्टोमा। यानी कि जो स्टोमेटा होता है उसके सेंटर में क्या होता है? एक माइन्यूट पोर होता है। हमने देखा था ना ऐसे, ये जो आपको बीच में दिखा था स्टोमेटल पोर जिसको नाम दिया गया था, उसी को बोलते हैं स्टोमा, ठीक है। तो स्टोमेटा के अंदर क्या होता है? एक छोटा सा पोर होता है जिसको कहते हैं स्टोमा। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टोमेटा इज सराउंडेड बाई अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। स्टोमेटा जो होता है यानी कि स्टोमा जो होता है, बीच में सेंटर में जो आपको पोर दिखाई दिया था वो स्टोमा था। तो स्टोमा जो होता है एक पेयर यानी कि एक जोड़ी गार्ड सेल से सराउंड था, जो कि कैसा था? किडनी शेप या फिर वेन शेप कह सकते हैं उसको हम, उससे सराउंड था गार्ड सेल से। स्टोमेटा ओपन्स एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। जो स्टोमेटा होता है वो ओपन और क्लोज किसकी वजह से होता है? गार्ड सेल की टर्जिडिटी की वजह से। अब ये टर्जिडिटी क्या होती है मैं इसको समझा देती हूँ आपको, फिर आते हैं आगे। अब ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये है गार्ड सेल, ठीक है। इसको स्टोमा नाम यानी कि स्टोमेटल पोर को ही स्टोमा कहा गया। अब ये टर्जिडिटी होती क्या है? अब याद रखिएगा, ये जो आपका है ये क्या है? एक सेल है, गार्ड सेल है ना। तो जाहिर सी बात, अगर मान लीजिए क्या हो जाए, इसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए यानी सॉल्यूट ज़्यादा हो जाए, तो पानी जो होगा इस सहायक कोशिका के अंदर जितना भी पानी होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा? वो इस गार्ड सेल में आ जाएगा, ठीक है। तो गार्ड सेल में जब पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, आप खुद इमेजिन करो, यहाँ जब पानी ढेर सारा, जितनी भी एसेसरी कोशिका के अंदर पानी है वो सब कहाँ पहुँच गया? वो सारा का सारा पानी कहाँ गया? गार्ड सेल के अंदर आ गया। अब गार्ड सेल के अंदर जब आएगा पानी तो ये क्या होगी? फूलने लगेगी। अब फूलने लगेगी तो क्या करेगी? इसकी वॉल जो ये बाहर की तरफ क्या करेगी? प्रेशर लगाएगी। आप खुद इमेजिन करो, अगर आप किसी बलून में पानी भरते हैं तो बलून में पानी भरने के बाद अगर बहुत ज़्यादा पानी भरे तो क्या होला? बलून फट जाता है। क्यों फटता है? क्योंकि उसके अंदर जब पानी आवश्यकता से अधिक पड़ जाता है तो क्या होता है? वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाती है जिससे वो फट जाता है। या फिर आप अपने मुंह में पानी भर के देखिए तो क्या होगा? जब बहुत ज़्यादा अगर आपने पानी भर लिया है तो आपके दोनों गालों पर पीछे बाहर की तरफ खिंचाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो पानी भर दिया आपने तो पानी क्या कर रहा है? बाहर की तरफ आपकी चिक्स की तरफ क्या कर रहा है? वो प्रेशर लगा रहा है। वही चीज़ यहाँ पर भी होने वाली है। क्या होगा? जब इसके अंदर पानी भर जाएगा इसके अंदर, इस गार्ड सेल के अंदर, तो गार्ड सेल की जो वॉल, पतली वाली वॉल आपको दिख रही, थिन वॉल जो बाहर की है, ये क्या करेगी? एसेसरी सेल के बाहर क्या करेगी? एक प्रेशर लगाएगी, इसके ऊपर एक प्रेशर लगाएगी, क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भर गया तो इसकी वजह से यहाँ प्रेशर लगाएगी, ठीक है। और ये गार्ड सेल क्या होता है? पहले क्लोज रहता है, तो ये क्या करेगी? ये भी अंदर की तरफ क्या होगी? प्रेशर लगाती है, जिससे क्या होता है? ये ओपन हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन ये ध्यान रखिए, जब ये प्रेशर लगाती है तो इसी को बोलते हैं टर्जिड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? टर्जिड प्रेशर बोलते हैं। याद रखिएगा कि जब इसके अंदर क्या हो गया? पानी भर गया तो क्या करेगी? इसको अपने आप को एडजस्ट करने के लिए क्या करेगी? यहाँ पर एक प्रेशर लगाती है वॉल पर, बाहरी वॉल पर, जिसको कहते हैं टर्जिड प्रेशर। और इसी प्रेशर की वजह से क्या होता है? ये ओपन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गार्ड सेल्स आर बीन शेप्ड और किडनी शेप और डम्बल शेप
एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जो गार्ड सेल होता है वो बीन शेप का होता है, यानी कि सेम के बीच का आकार का होता है, किडनी के आकार का होता है, डंबल शेप का होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, न्यूक्लियस भी होता है और वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। द सब्सिडरी सेल्स और एसेसरी सेल्स सराउंड द गार्ड सेल, यानी कि गार्ड सेल के जो सराउंड सेल्स पाई जाती हैं उसको एपिडर्मल सेल भी कहते हैं, एसेसरी सेल भी कहते हैं और सब्सिडरी सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सेल कैसी होती है, सहायक कोशिका है जो कि गार्ड सेल की सहायता करती है। द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा इज अबाउट 300 पर स्क्वायर mm ऑफ द लीफ सरफेस, यानी कि पर mm का मतलब मिलीमीटर से है, पर mm स्क्वायर में अगर इसकी संख्या देखिए स्टोमेटा की तो लगभग 300 होती है, ठीक है। व्हेन स्टोमेटा आर ओपन वाटर वेपर एंड अदर गैसेस सच एज ऑक्सीजन आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू देम CO2 एंटर्स इनटू द गार्ड सेल। अब देखो इसमें बात क्या कहेगी, इसमें ये कहा गया अगर स्टोमेटा ओपन होता है तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें से वाटर वेपर जो होगा उसका क्या होगा, ट्रांसपायरेशन हो जाएगा। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन गैस बनी है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो गैस भी बाहर चली जाएगी और वो O2 किसको मिल जाती है, हम लोग उसका यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। और उसी दौरान क्या होगी, एटमॉस्फेयर की जो CO2 गैस होती है वो गार्ड सेल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन के दौरान सिर्फ पानी का ही वेपर के फॉर्म में नहीं उड़ता, इसमें क्या होते हैं, स्टोमेटा के द्वारा गैसेस एक्सचेंज भी होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो CO2 चाहिए होता है वो स्टोमेटा के द्वारा ही प्लांट्स को मिलता है, और जो O2 हमें चाहिए होता है वो भी स्टोमेटा के द्वारा ही हम तक पहुंच पाता है, ठीक है। तो ये बात भी हमने समझ रखी। तो ये डायग्राम में हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में कि स्टोमेटा की मैकेनिज्म कैसी, मैकेनिज्म का मतलब होता है यहाँ पर कि स्टोमेटा काम कैसे करता है, इसकी क्रियाविधि क्या है, ठीक है। तो इसकी जो क्रियाविधि है तो उसको समझने के लिए वो 3 थ्योरी देखनी पड़ेगी। पहली है फोटोसिंथेटिक थ्योरी, दूसरी है शुगर स्टार्च इंटरकन्वर्जन थ्योरी और तीसरी है एक्टिव पोटेशियम आयन थ्योरी, ठीक है। 3 थ्योरी दी गई है स्टोमेटा की क्रियाविधि को समझाने के लिए। तो पहली हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक थ्योरी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण सिद्धांत, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है सबको पता होता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं और सनलाइट की वजह से रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, C6H12O6 बनाते हैं और साथ ही O2 गैस प्लस वाटर का करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये O2 हम लोग यूज़ कर लेते हैं और ग्लूकोज जो बनता है इनकी बॉडी में, मतलब प्लांट्स में जो बनता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। और वाटर भी क्या होता है, वेपर के फॉर्म में ट्रांसपायरेशन की तरह उड़ जाता है, ठीक है। चलिए इतनी प्रोसेस हमने समझ रखी है। अब चलिए बात करते हैं इसके। इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस अकर्स बाय विच प्रोसेस ग्लूकोज इज फॉर्म। अब क्या कह रहा है इसमें कि जो गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है, हमने भी डायग्राम में देखा था, ठीक है। तो उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जिस विधि के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट की प्रोसेस होगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे होगी तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। अभी हमने देखा ना कि लास्ट में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, ये बन करके क्या वो गार्ड सेल के अंदर तैयार हो जाएगा, ठीक। अब ये ग्लूकोज जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज जो होता है पानी में कैसा होता है, सॉल्युबल होता है, वाटर में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, ये चीज़ पता ही होगी। अब ग्लूकोज जब बन जाएगा गार्ड सेल के अंदर तो जाहिर सी बात है गार्ड सेल का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर पहले तो पानी भरा है, अब ग्लूकोज भी आ गया यानी कि शुगर आ गया, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल इंक्रीजेस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनने की वजह से क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी में ये सॉल्युबल होता है, घुल जाएगा, जिससे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी कि गाढ़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा, जो एक्सेसरी सेल में जल होता है वो क्या करेंगी, इसकी तरफ आएंगी। वाटर एंटर्स इनटू गार्ड सेल फ्रॉम एडजेसेंट एक्सेसरी सेल्स बाय एंडोस्मोसिस। अब देखिए क्या होता है, जब गार्ड सेल के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गया, यानी गार्ड सेल के अंदर क्या हो गया, गाढ़ा हो गया पदार्थ बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, बाहर जो कोशिकाओं के अंदर पानी भरा होता है वहाँ से पानी इसके अंदर आएगा। क्यों आएगा, आपको कुछ चीज़ पता होगी कि जो पानी होता है वो क्या होता है, एक सॉल्वेंट है, ठीक है। वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर की तरफ मूव करता है, लेकिन वो जल का कंसंट्रेशन देखता है, ठीक है। जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ से जहाँ पर पानी की मात्रा कम होगी उधर की तरफ मूव करेगा। गार्ड सेल के अंदर अभी क्या है, पानी की मात्रा कम है क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज बन चुका है, लेकिन एक्सेसरी सेल के अंदर क्या है, एक्सेसरी सेल के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो ये एक्सेसरी से कहाँ जाएगा, गार्ड सेल के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। किस प्रोसेस के द्वारा, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब ये होता है ऑस्मोसिस की ऐसी क्रिया जो बाहर से अंदर की तरफ हो, ठीक है। क्योंकि गार्ड सेल क्या होती है, गार्ड सेल अंदर है और एक्सेसरी सेल कहाँ पर है, बाहर की तरफ है ना। इसको मैं डायग्राम से समझा दूँ फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
चलो इस डायग्राम को देखते फिर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अभी क्या है, यहाँ पर क्या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ना, दिख रहा है आपको। यहाँ पर होगा फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाएगी। अब जब फोटोसिंथेसिस हो गया तो यहाँ क्या बन जाएगा, C6H12O6, ग्लूकोज यहाँ बन गया। अब ग्लूकोज बन गया, यहाँ पर जो पानी है वो ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है पानी में घुलनशील होता है, यानी कि सॉल्वल होता है। अब ग्लूकोज क्या होगा, पानी में घुल जाएगा, जिससे क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन जो होगा, कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे सांद्रता से है, सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब सांद्रता बन गई तो यानी कि पानी की मात्रा क्या होगी, इसके कंपेयर में कम होगी। लेकिन जो एक्सेसरी सेल में यहाँ होती है, यहाँ पर जो पानी होता है, यहाँ पर सांद्रता क्या होती है, कंसंट्रेशन जो होता है सॉल्यूशन का वो कम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पानी जो होगा अब क्या करेगा, पानी मूव करेगा यहाँ से इसकी तरफ। क्यों मूव करेगा, क्योंकि आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, क्या होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण। परासरण की क्रिया में क्या होता है, पानी हमेशा उस तरफ से किधर मूव करेगा, जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी वहाँ से मूव करता है जिधर पानी की मात्रा कम हो। यहाँ पर क्या ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, इसलिए पानी की मात्रा यहाँ पर कम है गार्ड सेल के अंदर, लेकिन एक्सेसरी सेल के अंदर क्या पानी ज़्यादा है, इसलिए पानी जो होगा वो क्या करेगा, एक्सेसरी सेल से गार्ड सेल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब ये किधर की तरफ मूव कर रहा है, बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है ना, इसलिए ऐसा ऑस्मोसिस जो बाहर से अंदर की तरफ होता है उसे कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें क्या हुआ है, एंड ऑस्मोसिस हुआ, क्योंकि पानी जो है वो एक्सेसरी से गार्ड सेल के अंदर आ रहा है। ठीक है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कैसा हो रहा है, एंड ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। अब क्या होगा, पानी जो होगा गार्ड सेल के अंदर आ जाएगा और गार्ड सेल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा, और जब पानी ज़्यादा भर जाएगा तो गार्ड सेल क्या करेगी, इस एक्सेसरी सेल के ऊपर क्या करेगी, एक प्रेशर लगाएगी। इसकी जो वॉल है, पतली वाली वॉल बाहर की तरफ, ये क्या करेगी, गार्ड सेल के ऊपर एक क्या करेगी, एक्सेसरी सेल के ऊपर एक प्रेशर लगाएगी। ठीक है, और ये जो अंदर की तरफ मोटी वाली ये वॉल है, ये भी क्या करेगी, ये भी अंदर की तरफ क्या होगी, प्रेशर लगाएगी, क्योंकि इनके बीच में तो गैप है नहीं कि एक दूसरे पर प्रेशर लगा सकें, तो ये भी अंदर की तरफ प्रेशर लगेगी। अब इधर की जब दबाव जब पड़ेगा और ये भी जब इधर की तरफ खींचेगी, तो जाहिर सी बात ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये थोड़ा इधर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और इसके वॉल पे जो प्रेशर लग रहा होता है उसको बोलते हैं टर्जिट प्रेशर। क्या बोलते हैं, टर्जिट प्रेशर। तो याद रखिएगा जब भी अंदर की वॉल बाहर की वॉल की तरफ प्रेशर लगाती है तो उसको बोलते हैं टर्जिट प्रेशर। क्या कहते हैं, टर्जिट प्रेशर। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जब प्रेशर लगाता है तो ये वॉल फटती क्यों नहीं है ना। देखिए इसलिए नहीं फटती क्योंकि ये जब प्रेशर लगाती है इस वॉल पर ना, तो एक्सेसरी सेल की जो वॉल होती है वो भी एक प्रेशर लगाती है इस गार्ड सेल के ऊपर। ठीक है, अब ये जो गार्ड सेल प्रेशर लगाती है उसको तो हमने टर्जिट प्रेशर बोल दिया। क्या बोल दिया, टर्जिट प्रेशर। ठीक है, लेकिन जो एक्सेसरी सेल प्रेशर लगाती है इसके अपोजिट में उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी टर्जिट प्रेशर के ऊपर वॉल प्रेशर लगता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसी वजह से क्या होती है, इनकी वॉल यानी कि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है फटती नहीं है और इनका शेप जो होता है वो एक डेफिनेट उसमें बना रहता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कैसे ओपन हो जाएगा स्टोमेटा, ये देखिए स्ट्रक्चर ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर क्या बाहर की तरफ लग रहा है, इसका प्रेशर भी इसका तरफ, तो ये थोड़ा बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जैसे स्टोमेटा ओपन होगा, यहाँ से वाटर वेपर जो होगा, मतलब वाटर जो होगा वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा, CO2 जो होगी ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो, और O2 भी क्या होगा, इससे निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि स्टोमेटा कैसे ओपन होता है फोटोसिंथेटिक थ्योरी के द्वारा। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते थ्योरी का। इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस अकर बाय विच प्रोसेस ग्लूकोज इज फॉर्म, यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है गार्ड सेल के अंदर उसमें क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और इस प्रोसेस की तरह ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और ग्लूकोज बनते ही क्या हो जाएगा, ये पानी में घुलनशील होता है, जिससे क्या होगा, गार्ड सेल का कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जब गार्ड सेल का कंसनट्रेशन इंक्रीज हो गया तो जो बगल में एक्सेसरी सेल होती है उसमें कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, तो पानी जो होगी एक्सेसरी सेल से कहाँ मूव करेगी, गार्ड सेल के अंदर मूव करेगी। तो इसको क्या बोलेंगे, बाहर से अंदर की तरफ पानी मूव करे, इसलिए इसको कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। क्योंकि पानी जो होता है हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाता है। अपने हायर कंसंट्रेशन का मतलब ये हो गया, जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होती पानी वहाँ से किधर की तरफ मूव करता है, जहाँ पानी की मात्रा कम हो। ठीक है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। मान लीजिए कोई पात्र है, 2 पात्र हमने ले लिए। ठीक है, यहाँ पर पानी के कितने मॉलिक्यूल हैं, यहीं तक पानी भरा हुआ। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूरा का पूरा पानी भरा हुआ। ठीक, तो पानी किधर मूव करेगा, इधर ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ मूव तो दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मॉलिक्यूल किधर जाएंगे, ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ जाएंगे, और तब तक ये मूवमेंट करते रहेंगे जब तक कि दोनों पात्र में पानी की संख्या बराबर ना हो जाए। ठीक है,
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस, यानी कि जो जल का मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर की तरफ होता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन ये देखना पड़ता है वो अंदर की तरफ हो रहा है कि बाहर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर से पानी अंदर की तरफ आ रहा था, इसलिए क्या कहते हैं इसको एंडोस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए हमने समझ लिया एंडोस्मोसिस क्या होता है। फिर आगे देखते हैं गार्ड सेल बिकम्स टर्जिड। अब क्या होगा, जैसे पानी अंदर आएगा गार्ड सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड यानी कि फूल जाती है। एंड स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा ओपन है क्यों, क्योंकि गार्ड सेल क्या करेगी, बाहर की तरफ टर्जिड प्रेशर लगाती है ससरी सेल के ऊपर, जिसकी वजह से स्टोमेटा का जो थिक वॉल होती है वो भी बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी और क्या होगा, स्टोमेटा खुल जाएगा। ड्यूरिंग नाइट द प्रोसेस रिवर्स। अब रात के टाइम यही प्रोसेस जस्ट उल्टी हो जाती है, क्योंकि रात में जो होता है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो होता नहीं है। ठीक है, रात में क्या हो जाता है, स्टार्च बन जाता है। क्या बन जाता है, स्टार्च बन जाता है। और स्टार्च जो होता है वो जल में अघुलनशील होता है, यानी कि जल में इनसॉल्युबल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, गार्ड सेल के अंदर पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और एसेसरी में क्या होगा, पानी की मात्रा कम होगी। तो टर्जिड जो ये गार्ड सेल होता है उससे पानी कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, मैं डायग्राम में समझा देती हूँ। अभी देखो स्टोमेटा ओपन हो चुका है, रात के टाइम में क्या होगा, यहाँ पर तो इस जो ग्लूकोज था वो क्या होगा, स्टार्च के साथ मतलब स्टार्च में चेंज हो जाएगा। और क्या होता है, ये पानी में घुलनशील नहीं होता है स्टार्च, तो यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ से जो पानी है वो निकल के एसेसरी सेल की तरफ जाएगा। ठीक है, तो पानी अंदर से बाहर की तरफ मूव कर, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, एक्स ऑस्मोसिस। तो रात में कौन सी प्रक्रिया होती है, एक्स ऑस्मोसिस होती है। अब पानी जब एसेसरी सेल में चला जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका पानी कम हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। फ्लैसिड, फ्लैसिड का मतलब होता है सिकुड़ जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी जो वॉल हो जाती है वो स्ट्रेट हो जाती है, यानी कि क्या हो जाएगी, फिर से ये बंद हो जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, फिर क्या हो जाएगा, ये तुरंत ही क्लोज हो जाएगा। ठीक, रात के टाइम यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज द क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल्स आर आइदर नॉट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस और दे परफॉर्म वेरी लिटिल फोटोसिंथेसिस। यानी कि ये कहा जाए जो प्लांट फोटोसिंथेटिक थ्योरी थी ये एक्सेप्टेड नहीं की गई थी, यानी कि ज़्यादा मान्य नहीं थी। क्यों नहीं मान्य थी, क्योंकि जो गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होती है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल नहीं होती है। बट अगर करती भी है फोटोसिंथेसिस तो बहुत कम संख्या में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो फोटोसिंथेसिस थ्योरी में समझ ली। अब दूसरी थ्योरी देखते हैं कौन सी, दूसरी है शुगर स्टार्च इंटरकन्वर्जन थ्योरी। ठीक है, अब बात करेंगे शुगर स्टार्च इंटरकन्वर्जन थ्योरी की। तो क्या होगा, रेस्पिरेशन अकर्स एट डे एंड टाइम। रेस्पिरेशन जो होता है, श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो दिन और रात दोनों के समय होती है। अब बात करेंगे डे टाइम की, ड्यूरिंग डे टाइम। अब दिन में क्या होता है, द CO2 रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच मेक्स द मीडियम ऑफ गार्ड सेल एल्केलाइन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब रेस्पिरेशन होता है पौधों में तो क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है CO2 बनेगा, या हम लोगों ने जो CO2 रिलीज़ किया है या फिर जो अदर एनिमल्स जो CO2 रिलीज़ करते हैं, वो जो CO2 होता है जो रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज़ होता है, उस CO2 का यूज़ कौन करता है, पौधे करते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान। ठीक है, आप ये फोटोसिंथेसिस का यूज़ करेंगे तो इससे क्या हो जाता है, जो गार्ड सेल का मीडियम होता है वो क्या वैसा हो जाता है, एल्केलाइन यानी कि क्षारीय हो जाता है। एल्केलाइन जो होता है वो क्षार होता है यानी कि बेस होता है। ठीक है, जिसका pH जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, जिसका pH 7 से ज़्यादा होता है वो होते हैं बेस, और जिसका pH 7 से कम होता है वो होते हैं एसिड। ठीक है, तो दिन के समय क्या होते हैं, पौधे CO2 का यूज़ कर लेते हैं, और कौन सा CO2 का यूज़ करते हैं, जो रेस्पिरेशन के द्वारा निकलता है, चाहे वो किसी एनिमल से रिलीज़ हुआ हो या फिर किसी व्हीकल से CO2 गैस आए, उसी CO2 का यूज़ करते हैं पौधे किस प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस में। और इस वजह से क्या हो जाता है, गार्ड सेल का जो मीडियम हो जाता है यानी कि माध्यम हो जाता है वो एल्केलाइन हो जाता है, यानी कि इसका pH क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू हाई pH स्टार्च फॉर्म इन गार्ड सेल एट नाइट चेंज इनटू शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोराइलेज। अब देखो क्या हो जाएगा, अब जो गार्ड सेल है उसका pH 7 से ज़्यादा हो गया। इस 7 से ज़्यादा होने की वजह से जो उसके अंदर स्टार्च होता है, रात में क्या था, स्टार्च बन गया था ना, हमने पढ़ा ना, हमने समझा ना कि रात में क्या होता है, स्टार्च बन जाता है। अब जो इसके अंदर रात में स्टार्च बना हुआ था वो एल्केलाइन मीडियम की वजह से क्या हो जाएगा, ये स्टार्च चेंज हो जाएगा शुगर में यानी कि ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और किसकी वजह से चेंज होगा, फास्फोराइलेज एंजाइम्स की वजह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, शुगर सॉल्युबल इन वाटर सो ऑटोमेटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल बिकम्स इंक्रीज। शुगर जो बन गया वो क्या होता है, पानी में सॉल्युबल होता है, हमको ये पता है। अब वो पानी में घुल जाएगा, और जैसे वो पानी में घुलेगा तो क्या हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है,
मैं आपको सिंपल से समझा देती हूँ, दूसरे पेज में समझाती हूँ। चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर में समझाती हूँ आपको क्या होता है। ये मैंने 2 पात्र ले लिए, ठीक है, ठीक है, 2 पात्र ले लिया। अब देखो बीच में मैंने आपको बोलिए यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर पार्चमेंट झिल्ली लगी हुई है। यहाँ पे क्या मतलब लगा हुआ, परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ, क्योंकि इसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना बहुत ज़रूरी होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या होगा, ये पात्र नंबर 1 है, ये 2 है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें है चाशनी, ठीक है, इसमें चाशनी है और इसमें क्या है, शरबत है, ठीक है। पानी की मात्रा किसमें ज़्यादा होगी, इसमें वाटर का लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि शरबत में क्या तो चीनी कम होती, पानी जाहिर सी बात ज़्यादा होगी। चाशनी में वाटर की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ये बात सबको क्लियर है ना। अब पानी का मूवमेंट किधर की तरफ होगा, हमने बात की ना, पानी का मूवमेंट हमेशा क्या होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन देखना होता, तो पानी कंसंट्रेशन कहाँ जाता है, इसमें ज़्यादा ना, शरबत वाले उसमें, तो पानी इधर मूव करेगा, ठीक है। वैसे पानी का मूवमेंट दोनों की तरफ होता है, लेकिन ज़्यादातर मूवमेंट किधर होगा, शरबत से चाशनी की तरफ, ठीक है। और ये मूवमेंट तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पात्र का सोल्यूशन क्या हो जाए, एकदम इक्वल कंसंट्रेशन में ना हो जाए, ठीक है। तो जो पानी का मूवमेंट होता है हायर से लोअर की तरफ, यानी कि जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ से जहाँ पानी की मात्रा कम होती है उस दिशा में पानी का जो मूवमेंट होता है उसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं ऑस्मोसिस, यानी कहते हैं परासरण, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और परासरण क्रिया के लिए बीच में जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो लगी होनी बहुत ज़रूरी होती है, वरना फिर इसको परासरण नहीं कहेंगे, ठीक। तो ये हमने समझ ली, ये होता है परासरण, ठीक। लेकिन अगर इसी परासरण क्रिया को रोकना है तो इसको रोकने के लिए इस पर जो दाब लगाया जाता है उसको कहते हैं परासरण दाब, ठीक है। यानी कि परासरण की क्रिया यानी कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर यानी कि जो दाब लगाया जाता है उसको कहते हैं परासरण यानी कि ऑस्मोसिस प्रेशर, ठीक है। अब देखो इसमें समझिए क्या होगा, यानी कि ये पानी इधर की तरफ मूव कर रहा है ना, लेकिन अगर चाशनी की तरफ से कोई इधर प्रेशर लगा दे, दबा दे, इधर कोई प्रेशर लगा दे, ठीक है, तो पानी क्या होगा, शरबत से इधर मूव नहीं कर पाएगा। पानी देखो यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ से क्या हो रही है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होने जा रही है। लेकिन अगर चाशनी से कोई इधर इस पर एक प्रेशर लगा दे जिसकी वजह से क्या हो, पानी इधर की तरफ मूव ना कर पाए, तो इसी दाब को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो याद रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का जो डायरेक्शन होता है वो जिधर पानी का कंसंट्रेशन कम होता है उधर की तरफ से लगता है हमेशा, क्योंकि जिधर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो तो जाहिर सी बात उधर से मूव करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर किधर होगा, जिधर पानी का कंसंट्रेशन कम होगा वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए थ्योरी पर आ जाते हैं। क्या कहा, सुगर सॉल्युबल इन वाटर सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल बिकम्स इंक्रीज। अब सुगर क्या है, पानी में सॉल्युबल है, अब पानी में घुल गया तो कंसंट्रेशन बढ़ गया। अभी हमने बात की जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन का मतलब है जहाँ पानी की मात्रा कम होगी और सॉल्यूट ज़्यादा होगा वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन ऑस्मोसिस की क्रिया किधर से होती है, जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया यहाँ पर, ठीक। अब जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा ना तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल बिकम्स इंक्रीजेज, वाटर मूव्स, इसको इधर कर लेते हैं, हाँ, वाटर मूव्स फ्रॉम एडजेसेंट एक्सेसरी सेल टू गार्ड सेल। अब वाटर का मूवमेंट किधर होगा, एक्सेसरी सेल यानी कि जो बाहर सहायक कोशिकाएं हैं वहाँ से पानी किधर आ जाएगा, गार्ड सेल की तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है ऑस्मोसिस की प्रक्रिया। पानी हमेशा कहाँ मूव करता है, जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होती वहाँ से जिधर पानी की मात्रा कम होती उधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। गार्ड सेल के अंदर तो पानी की मात्रा कम है क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ शुगर ज़्यादा है, ठीक है। तो अंदर की तरफ मूव करेगा और आपको पता ही है अंदर की तरफ मूव करेगा तो वही टर्जिट प्रेशर लगेगा और टर्जिट प्रेशर लगने की वजह से गार्ड सेल फिर से ओपन हो जाएगा, ठीक है। ले देखिए बात वही करनी है हमें हर थ्योरी में, लेकिन इसलिए मैं बार बार हर थ्योरी को पढ़ाऊँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो गार्ड सेल बिकम्स टर्जिड एंड ओपन द स्टोमेटा। बस गार्ड सेल क्या होगा, टर्जिट फूल जाएगा, फूलने की वजह से ये क्या करेगा, टर्जिट प्रेशर लगाएगी, किसके ऊपर लगाता है, एक्सेसरी सेल के ऊपर लगाता है, और एक्सेसरी सेल क्या करेगी, गार्ड सेल के ऊपर वॉल प्रेशर लगाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये दिन की प्रक्रिया होगी। अब फिर से हो जाएगी रात। अब जब रात होगी तो क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन इज नॉट यूटिलाइज्ड। अब देखो क्या, CO2 जो रिलीज हुआ था रेस्पिरेशन के दौरान वो उसका यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि रात के समय जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है और पौधे जो होते हैं सिर्फ फोटोसिंथेसिस के दौरान ही CO2 का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश तो मिलता नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे कैसे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में सबसे मेन तो होता है प्रकाश सूर्य का, ठीक है। अगर वही नहीं प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता पौधे में। तो रात में ऐसा कुछ होता नहीं है। द डिफ्यूजर्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ गार्ड सेल।
और ये क्या होगा, CO2 जो होगा वो गार्ड सेल के अंदर ही क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ मतलब क्या होगा, फैल जाता है, ठीक है, गार्ड सेल के अंदर, जो गार्ड सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है उसके अंदर पूरा फैल जाएगा। इट मेक्स द मीडियम ऑफ गार्ड सेल एसिडिक। इसी CO2 की वजह से क्या हो जाएगा, गार्ड सेल का मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, यानी कि pH जो होगा वो 7 से कम हो जाएगा। दिन के समय इसका उल्टा था, क्या हुआ था, दिन के समय बेसिक हो गया था, pH 7 से ज़्यादा था, लेकिन रात में कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, क्योंकि ये CO2 पूरे गार्ड सेल में फैला हुआ है, ठीक है। एट दिस लो pH शुगर विच फॉर्म इन डे टाइम। अब जो शुगर हमने देखा था दिन में शुगर बन गया था, अब ये जो शुगर है इसके अंदर गार्ड सेल के अंदर वो क्या हो जाएगा, लो pH की वजह किस में चेंज हो जाएगा, स्टार्च में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में से तो आगे हमने क्या देखा, किसमें क्या होता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्च इज इनसॉल्युबल इन वाटर। स्टार्च जो होता है वो वाटर में कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ भूलिएगा मत कि स्टार्च जो होता है वाटर में कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। अब ये पानी में घुलेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ऑस्मोसिस प्रेशर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस का मतलब ये हो जाएगा कि इसका कंसनट्रेशन जो होगा पानी का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, लेकिन सोल्यूशन का कंसनट्रेशन जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। और हमने बात की है जहाँ पानी की मात्रा कम होती है वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये इनसॉल्युबल है, तो यानी कि पानी में घुला नहीं स्टार्च, तो पानी की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो कम हो जाता है, ठीक है। वाटर मूव्स फ्रॉम गार्ड सेल टू एसेसरी सेल। अब क्या होगा, पानी का मूवमेंट किधर हो जाएगा, एसेसरी सेल की तरफ चला जाएगा, ठीक है। पानी किधर मूव करेगा, गार्ड सेल से एसेसरी की तरफ, यानी कि अंदर से यहाँ गार्ड सेल है और ये गार्ड सेल से कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी कि यहाँ पर होगा एक्सऑस्मोसिस। अभी जब गार्ड सेल के अंदर जाएगा तो क्या हो जाता है, गार्ड सेल बिकम्स फ्लैसिड, और गार्ड सेल से पानी निकलेगा तो जाहिर सी बात गार्ड सेल कैसा हो जाएगा, पिचक जाता है। फ्लैसिड मतलब क्या होता है, पिचक जाना। टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल डिक्रीजेस, यानी कि टर्जिडिटी जो होती है वो घट जाएगी, और फ्लैसिड यानी कि पिचक जाता है गार्ड सेल, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये देखो क्लोज हो जाता है स्टोमेटा, ठीक है। तो ले देखिए वही बात करनी, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो चेंज है, बट स्टोमेटा ओवरऑल कैसे चेंज होता है, टर्जिडिटी की वजह से ही चेंज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड थ्योरी की, जिसका नाम है एक्टिव पोटेशियम आयन थ्योरी। एट डे टाइम मैलिक एसिड चेंज इनटू मैलेट आयन एंड H+ आयन। देखो दिन के समय क्या होता है, जो मैलिक एसिड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, मैलेट में, और H+ आयन में चेंज हो जाता है, ठीक है। H+ आयन एग्जिट फ्रॉम गार्ड सेल एंड पोटेशियम आयन एंटर इन द गार्ड सेल एंड एनर्जी रिलीज। अब क्या होगा कि दिन के समय क्या हो जाता है, जो मैलिक एसिड होता है वो चेंज हो जाता है मैलेट में और H+ में। अब ये H+ आयन तो बन गया गार्ड सेल के अंदर, क्या करेगा, गार्ड सेल से ये बाहर चला जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, एसेसरी सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक। अब जब H+ आयन एसेसरी सेल में चला जाता है तो क्या होता है, जो एसेसरी सेल के अंदर पोटेशियम आयन होता है वो चला जाएगा गार्ड सेल के अंदर, ठीक। अब जब पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर एंटर करता है ना, तो इसको एंटर करने के लिए चाहिए होता है ऊर्जा, ठीक है। बिना ऊर्जा नहीं चाहिए, ऊर्जा रिलीज करता है, ठीक है। जब पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर जाता है तो क्या करता है, ये एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। जिस भी प्रोसेस के दौरान ऊर्जा रिलीज होती है या जिस ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है वो होती है एक्टिव प्रोसेस, और जिस प्रोसेस में ना ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ना ही एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं पैसिव प्रोसेस, ठीक है। तो पोटेशियम जब गार्ड सेल के अंदर जाता है तो ऊर्जा रिलीज होती है, जिसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, यानी कि पोटेशियम का गार्ड सेल के अंदर जाना एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो अब क्या होगा, टर्जिडिटी इंक्रीज। जैसे ही पोटेशियम आयन जो होगा वो गार्ड सेल के अंदर जाएगा, पोटेशियम आयन की जो टर्जिडिटी होगी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि क्या हो जाएगा, गार्ड सेल फूल जाएगा, ठीक है। और फिर से वही प्रेशर लगाएगा वो किसके ऊपर, एसेसरी सेल के ऊपर, और फिर से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ड्यूरिंग नाइट टाइम H+ आयन एंटर इनटू गार्ड सेल। अब रात का समय होते ही जस्ट इसकी उल्टी प्रोसेस होगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो H+ आयन जो था गार्ड सेल एसेसरी सेल के अंदर वो चला जाएगा गार्ड सेल के अंदर, और जो गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन था वो बाहर आ जाएगा। लेकिन जब पोटेशियम आयन बाहर आता है गार्ड सेल से तो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, इसलिए कैसी प्रोसेस है, ये पैसिव है। तो याद रखिएगा, पोटेशियम का गार्ड सेल के अंदर एंटर करना कैसी प्रोसेस होती है, एक्टिव होती है, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। बट जब ये गार्ड सेल से बाहर आता है तो ये कैसी प्रोसेस होती है, पैसिव होती है, क्योंकि ये जब गार्ड सेल से बाहर आता है तो कोई भी ऊर्जा ना ही रिलीज करता, ना ही इसको किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो क्या हो रहा है दिन में,
दिन के समय मैलिक एसिड किस में चेंज होता है, मैलेट आयन में चेंज होता है और H+ आयन में चेंज होता है। और ये H+ आयन क्या करता है, गार्ड सेल से बाहर चला आएगा एसेसरी सेल में, और एसेसरी सेल से पोटेशियम आयन चला जाएगा गार्ड सेल के अंदर, और गार्ड सेल के अंदर जैसे ही जाएगा गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ जाती है, और टर्जिडिटी बढ़ने की वजह से स्टोमेटा खुल जाएंगे। ठीक है, दिन में ये हो गया, रात में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। अभी जो मैलेट आयन H+ आयन गार्ड सेल के अंदर से एसेसरी में जा चुके थे, अब क्या होगा, H+ पहुंच जाएगा फिर से किसके अंदर आएगा, गार्ड सेल के अंदर आ जाएगा, और गार्ड सेल के अंदर जो पोटेशियम आयन था वो कहाँ पहुंच जाएगा, गार्ड सेल से बाहर चला जाएगा एसेसरी सेल में। ठीक है, लेकिन इस दौरान वो कोई भी ऊर्जा ना रिलीज कर रहा, ना ही वो कोई ऊर्जा ले रहा है। ठीक, अब क्या होगा, टर्जिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी गार्ड सेल की जो टर्जिडिटी हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और गार्ड सेल कैसा हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। फ्लैसिड का मतलब होता है वो पिचक जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने तीनों थ्योरी अच्छे से पढ़ ली। अब हम बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिव टू ट्रांसपायरेशन, यानी कि ट्रांसपायरेशन कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो इफेक्ट डालते हैं। पहला हम लोग देखते हैं रूट एंड शूट। रूट का मतलब होता है जो ज़मीन के अंदर वाला भाग होता है वो पूरा रूट होता है। शूट का मतलब ज़मीन के ऊपर का भाग, जैसे स्टेम हो गया, ये लीव्स हो गए, ठीक है, ये फ्लावर जो हो गया, ये सब यानी कि ज़मीन के ऊपर का जो भी भाग होता है वो पूरा का पूरा शूट होता है। ठीक है, तो ये कैसे इफेक्ट डालता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लेस बाय रूट हेयर, ट्रांसपायरेशन इज ऑल्सो लेस, यानी कि अगर रूट या शूट के पार्ट के द्वारा पानी का अवशोषण भी कम हुआ है तो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया भी क्या होगी, जाहिर सी बात है कम होगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेज, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीजेज, यानी कि अगर पानी के अवशोषण की रेट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ट्रांसपायरेशन की रेट भी बढ़ती है, यानी कि ट्रांसपायरेशन की जो रेट होती है पानी के एब्जॉर्प्शन की रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, अब बात करेंगे लीव्स एरिया, यानी कि पत्ती का जो सरफेस एरिया, पत्ती छोटी है बड़ी है कैसी है, इस पर भी डिपेंड करता है इसका ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस कैसे होता है। ट्रांसपायरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑफ लीव्स एरिया, अब लीव्स के लिए जितना ज़्यादा बड़ा होंगे उसमें उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, स्टोमेटा पाए जाएंगे, और जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे जाहिर सी बात है उतने ही ज़्यादा स्टोमेटा ओपन भी होंगे, और उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगा। ठीक है, तो लीव्स का एरिया बढ़ने से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस क्या होती है, बढ़ती है। बात करेंगे थर्ड सनलाइट की। सनलाइट क्या होता है, ट्रांसपायरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश बढ़ते ही क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है स्टोमेटा ओपन होकर ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस वो बढ़ जाती है। कैसे, क्योंकि जब सनलाइट ज़्यादा पड़ेगा तो जाहिर सी बात फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी ज़्यादा होगी, और जब ये प्रोसेस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है इसमें शुगर भी ज़्यादा बनेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, टर्जिडिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस भी बढ़ती है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब बोलते हैं, आपने देखा होगा गर्मियों में क्या तो बहुत चिपचिपा जब मौसम हो जाता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जब वाष्प जो होता है वो ह्यूमिड में चेंज हो जाए, यानी कि एक तरह से देखा जल में चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, यानी कि आर्द्रता। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ट्रांसपायरेशन जो होता है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता बल्कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई है तो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी के दौरान क्या होता है, पानी जो होता है जितने भी वाटर वेपर होते हैं एनवायरनमेंट में वो किस में चेंज हो जाते हैं, पानी में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस दौरान जो होता है ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इस दौरान जो होते हैं स्टोमेटा जल्दी ओपन नहीं होते हैं। फिफ्थ नंबर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है इंक्रीजिंग विद इंक्रीज द टेम्परेचर, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस भी जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं विंड। विंड क्या होगा, ट्रांसपायरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द विंड। विंड की यानी कि जब हवा चलती है तो क्या होता है, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस भी बढ़ेगी, अगर हवा तेज बहेगी तो भी प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसपायरेशन भी तेज होगा। ठीक है, बट ड्यूरिंग स्टॉर्म स्टोमेटा बिकम पार्सली क्लोज्ड, लेकिन जब आधी तूफान आता है तो उस दौरान क्या होता है, स्टोमेटा पार्सली बंद हो जाता है, यानी कि आधे बंद हो जाते, पूरी तरीके से ओपन नहीं रहते। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की जो मतलब वो होती है उपलब्धता, तो पानी की उपलब्धता पर भी डिपेंड करता है ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस। मोर वाटर अवेलेबल एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, ट्रांसपायरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर पानी की उपलब्धता ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है एब्जॉर्प्शन भी पानी का ज़्यादा होगा, और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमने इफेक्ट जान लिए, थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ अदर पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है वो है एंटी ट्रांसपायरेंट। एंटी ट्रांसपायरेंट का जिसके भी नाम के आगे लग गया एंटी, वो समझ जाओ उस प्रोसेस करने वाला है विरोध। ठीक है, तो एंटी ट्रांसपायरेंस जो होता है वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को
रोकता है यानी कम करता है, ठीक है। तो पौधों में अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है तो एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे जीरोफिटिक प्लांट होते हैं यानी जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर क्या किया जाता है, एंटी ट्रांसपेरेंट का भी यूज़ किया जाता है ताकि पौधों से पानी कम लॉस हो सके। दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रेट आर कॉल्ड एंटी ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन की रेट को घटा देते हैं उनको बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल सम कलरलेस प्लास्टिड, मतलब कुछ कलरलेस प्लास्टिड, सिलिकॉन ऑयल्स, वैक्स, मोम होता है। अगर पौधों में आप मोम लगा दीजिए क्या होगा पत्तियों में, तो पत्तियों से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस रुक जाती है, ठीक है। सिलिकॉन ऑयल भी लगाने से ये होता है। एब्सिसिक एसिड, जब हम लोगों ने प्लांट हार्मोन पढ़ाया था तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि एब्सिसिक एसिड का छिड़काव करने से क्या होता है, पत्तियों से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस रुक जाती है। एस्पिरिन और CO2 से भी होता है, ठीक है। क्योंकि CO2 होते ही क्या हो जाएगा, गाठ लगा क्या हो जाता है, मीडियम pH क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जिससे क्या हो जाती है, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा और ये फ्लैसिड हो जाएगी, ये पिचक जाती है और गाठ सेल बंद हो जाता है, जो कि हम बात कर चुके हैं ऊपर, ठीक। अब आता है पोरोमीटर। पोरोमीटर क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, यानी कि पोरोमीटर जो होता है, पोरो से लग रहा है ना पोर, पोरोमीटर का मेन काम होता है डायमीटर मेजर करना। जब स्टोमेटा क्लोज होता है ऐसे, कुछ गार्ड सेल ऐसे हो जाता है ना, जब स्टोमेटा क्लोज होगा और जब स्टोमेटा ऐसे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस दौरान जो स्टोमेटा का पोर होता है उसका डायमीटर जो होता है उसको मेजर करने के लिए पोरोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा का जो ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है उसके डायमीटर को मेजर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, पोरोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोटोमीटर, जिसको गैंग्स पोटोमीटर भी कहते हैं, डार्विन्स पोटोमीटर भी कहते हैं और फॉर्मर्स पोटोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं ट्रांसपायरेशन की रेट को मेज़र करने के लिए। तो ये गैनन्स जो है, गैनन्स पोटोमीटर बहुत पूछा गया है, किससे किसका यूज़ करते हैं, तो पोटो, याद रखिए यहाँ पोरोमीटर है, पोरो से पोर नापते हैं यानी कि डायमीटर नापते हैं ओपनिंग वाला, जब स्टोमेटा क्लोज या ओपन होता है उसका डायमीटर मेजर करते हैं पोरोमीटर से, लेकिन जो पोटोमीटर है इससे मेजर करते हैं ट्रांसपायरेशन की रेट, ठीक है। तो ट्रांसलेशन जितना भी था ओवरऑल मैंने सब कुछ समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो में लगता है कि यहाँ कुछ पॉइंट छूट गया तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं वायु का तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी, ठीक है। थैंक यू।